आप सुन रहे हैं ई ऑडियो एफएम, जहां हम भारतीय शासन और संविधान के महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझते हैं। आज के इस अध्याय लोकपाल और लोकायुक्त की ऑडियो सीरीज में हम जानेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं कैसे काम करती हैं, इनका गठन क्यों किया गया और ये आम जनता को न्याय दिलाने में क्या भूमिका निभाती है। सीधी, सरल और तथ्य आधारित व्याख्या, ताकि इंडियन पॉलिटी आपके लिए और भी आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त का यह महत्वपूर्ण अध्याय। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की एक मुख्य पहचान उनकी कल्याणकारी प्रवृत्ति है। 20वीं सदी में दुनिया भर में लोकतंत्रों ने यह समझा कि राज्य का काम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना या सीमाओं की रक्षा करना नहीं है। राज्य को अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का दायित्व भी है। गरीबी दूर करना, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। इस बदलाव ने सरकार की भूमिका में जबरदस्त विस्तार किया। सरकार की बढ़ती भूमिका के कारण नौकरशाही में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के समय भारत में कुछ हजार केंद्रीय सरकारी कर्मचारी थे। आज उनकी संख्या लाखों में है। हर विभाग में अधिकारियों, कर्मचारियों, दफ्तरों और प्रक्रियाओं की संख्या बढ़ती गई। योजनाएं बनती गईं, कार्यक्रम शुरू होते गए और प्रशासनिक तंत्र फैलता गया। इस विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी गुणात्मक वृद्धि हुई। पहले जहां एक सरल प्रक्रिया होती थी, वहां अब कई चरण हो गए। पहले जहां एक अधिकारी निर्णय लेता था, वहां अब कई स्तरों पर मंजूरी लेनी पड़ती है। इस पूरी व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों के हाथ में बहुत अधिक शक्ति और विवेकाधीन अधिकार आ गए। विवेकाधीन अधिकार का मतलब है कि अधिकारी अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। उसके पास विकल्प हैं। वह ए भी कर सकता है और बी भी। कानून उसे दोनों की अनुमति देता है। अब यह उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वह क्या करता है। उदाहरण के लिए, किसी को लाइसेंस देना है या नहीं, किसी की शिकायत पर कार्रवाई करनी है या नहीं, किसी फाइल को आगे भेजना है या रोकना है, ये सब विवेकाधीन निर्णय हैं। समस्या तब शुरू होती है जब इस शक्ति और विवेकाधीन अधिकार का दुरुपयोग होता है। कुछ सरकारी कर्मचारी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। वे नागरिकों को परेशान करते हैं, रिश्वत मांगते हैं, पक्षपात करते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं और जनहित के बजाय अपने निजी हित को प्राथमिकता देते हैं। इसे प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार कई रूपों में होता है। रिश्वतखोरी सबसे आम रूप है, जहां अधिकारी अपना काम करने के लिए पैसे मांगता है। नियम यह है कि यह काम उसकी जिम्मेदारी है और उसे बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के करना चाहिए, लेकिन वह पैसे के बिना काम नहीं करता। पक्षपात एक और समस्या है। अधिकारी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या जानकारों को अनुचित लाभ देता है। नौकरियों में, ठेकों में, लाइसेंस में या किसी अन्य सुविधा में वह अपने करीबियों को तरजीह देता है, भले ही वे योग्य न हों। इसे भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म कहते हैं। कुप्रबंधन भी एक गंभीर समस्या है। अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं करता, फाइलें महीनों पड़ी रहती हैं, योजनाएं समय पर पूरी नहीं होती, लक्ष्य हासिल नहीं होते और नागरिकों को उनका हक नहीं मिल पाता। यह अक्षमता भी एक प्रकार का कुप्रबंधन है। इन सभी समस्याओं के कारण आम नागरिकों को कई तरह की परेशानियां होती हैं। उन्हें अपना जायज काम कराने के लिए घूस देनी पड़ती है। उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्हें न्याय नहीं मिलता और वे प्रशासनिक अत्याचार के शिकार होते हैं। इन परेशानियों को नागरिक शिकायतें कहा जाता है। नागरिक शिकायत वह स्थिति है जब कोई नागरिक महसूस करता है कि प्रशासन ने उसके साथ अन्याय किया है या उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिकों की शिकायतों का कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से समाधान होता है। अगर नागरिकों को लगातार परेशान किया जाता है और उनकी शिकायतों का कोई निवारण नहीं होता, तो वे सरकार पर विश्वास खो देते हैं। लोकतंत्र कमजोर पड़ता है और सामाजिक आर्थिक विकास बाधित होता है। इसलिए हर लोकतांत्रिक देश में नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
दुनिया के विभिन्न देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए अलग अलग संस्थागत उपकरण विकसित किए हैं। पहला और सबसे प्रसिद्ध उपकरण है ओम्बुड्समैन प्रणाली, जो स्कैंडिनेवियाई देशों में विकसित हुई। दूसरा है प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली, जो फ्रांस में विकसित हुई। और तीसरा है प्रोक्यूरेटर प्रणाली, जो समाजवादी देशों जैसे पूर्व सोवियत संघ और चीन में बनाई गई। इन तीनों प्रणालियों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली अलग अलग है। ओम्बुड्समैन प्रणाली सबसे पुरानी और सबसे व्यापक रूप से अपनाई गई प्रणाली है। ओम्बुड्समैन शब्द स्वीडिश भाषा का है। ओम्बुड का मतलब है प्रतिनिधि या प्रवक्ता। ओम्बुड्समैन वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से बोलता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है। इस संदर्भ में ओम्बुड्समैन जनता का प्रतिनिधि है, जो नागरिकों की ओर से प्रशासन के खिलाफ बोलता है। ओम्बुड्समैन संस्था का इतिहास बहुत दिलचस्प है। इसकी जड़ें 18वीं सदी की शुरुआत में मिलती हैं, जब स्वीडन के राजा चार्ल्स 12वां तुर्की में निर्वासन में थे। चार्ल्स 12वां एक महत्वाकांक्षी राजा था, जो यूरोप में स्वीडन का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। उसने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा। 1709 में पोल्टावा की लड़ाई में उसकी रूसियों से करारी हार हुई। हार के बाद वह तुर्की भाग गया और वहां कई साल रहा। राजा स्वीडन से दूर था, लेकिन उसे अपने देश की चिंता थी। उसे पता चला कि उसकी अनुपस्थिति में स्वीडन में प्रशासन बिगड़ गया है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, न्यायाधीश भ्रष्ट हो गए हैं और जनता परेशान है। इसलिए 1713 में राजा ने एक नया पद बनाया, जिसे हिज मैजेस्टीज सुप्रीम ओम्बुड्समैन कहा गया। यह व्यक्ति राजा का सर्वोच्च प्रतिनिधि था, जो स्वीडन में राजा की ओर से काम करता था। सुप्रीम ओम्बुड्समैन का काम था यह सुनिश्चित करना कि न्यायाधीश और सार्वजनिक अधिकारी कानून के अनुसार कार्य कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर रहे हैं। अगर ओम्बुड्समैन को पता चलता कि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा है, तो वह उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता था। यह एक बहुत शक्तिशाली पद था, क्योंकि इसे राजा का समर्थन प्राप्त था। 1719 में राजा चार्ल्स की मृत्यु हो गई और सुप्रीम ओम्बुड्समैन का नाम बदलकर चांसलर ऑफ जस्टिस कर दिया गया। यह पद आज भी स्वीडन में मौजूद है और चांसलर ऑफ जस्टिस सरकार के ओम्बुड्समैन के रूप में कार्य करता है। लेकिन 18वीं सदी में स्वीडन में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर आया। राजा की शक्ति कम होती गई और संसद यानी रिक्सडैग की शक्ति बढ़ती गई। 1718 से 1772 तक की अवधि को फ्रीहेडस्टीडेन या स्वतंत्रता का युग कहा जाता है। इस दौरान संसद का देश पर बहुत अधिक अधिकार था। 18वीं सदी के अंत में राजा गुस्ताव चौथे ने फिर से निरंकुश शासन स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन 1809 में स्वीडन को फिनलैंड का नुकसान हुआ, जो रूस के हाथ चला गया। यह एक राष्ट्रीय संकट था। सेना के कुछ अधिकारियों ने राजा के खिलाफ साजिश रची। मार्च 1809 में राजा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे गद्दी छोड़नी पड़ी। यह एक क्रांतिकारी स्थिति थी। संसद ने तुरंत बैठक बुलाई और एक नया संविधान बनाने का फैसला किया। नया संविधान जून 1809 में सर्वसम्मति से पारित हुआ। यह संविधान स्वीडन के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इसमें शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अपनाया गया। राजा और संसद के बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक संसदीय ओम्बुड्समैन की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1809 के संविधान के अनुच्छेद 96 में संसदीय ओम्बुड्समैन का प्रावधान था। इसमें कहा गया था कि रिक्सडैग यानी संसद एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी जो कानून के ज्ञान और उत्कृष्ट ईमानदारी के लिए जाना जाता हो। यह व्यक्ति संसद का प्रतिनिधि होगा और उसका काम होगा न्यायाधीशों और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कानूनों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी करना। अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है, तो ओम्बुड्समैन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था। पहली बार किसी लोकतांत्रिक देश ने एक ऐसी संस्था बनाई जो संसद द्वारा नियुक्त होती है, लेकिन कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ओम्बुड्समैन का काम था सरकारी तंत्र पर नजर रखना
और यह सुनिश्चित करना कि सभी अधिकारी कानून के अनुसार काम कर रहे हैं। यह सिस्टम इसलिए बनाया गया क्योंकि संसद को राजा और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना था। चूंकि संसद सीधे तौर पर हर अधिकारी की निगरानी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपना प्रतिनिधि यानी ओम्बुड्समैन नियुक्त किया। स्वीडिश ओम्बुड्समैन का काम बहुत व्यापक है। वह सभी सार्वजनिक अधिकारियों की निगरानी करता है, चाहे वे नागरिक हों, न्यायिक हों या सैन्य। वह यह देखता है कि क्या वे निष्पक्ष रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से और कानूनी रूप से काम कर रहे हैं। ओम्बुड्समैन कई तरह की समस्याओं से निपटता है। पहली है प्रशासनिक विवेक का दुरुपयोग, यानी जब कोई अधिकारी अपनी शक्ति और अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है। दूसरी है कुप्रबंधन, यानी लक्ष्यों को हासिल करने में अक्षमता। तीसरी है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, यानी काम करने के लिए रिश्वत की मांग। चौथी है पक्षपात, यानी अपने रिश्तेदारों को रोजगार जैसे मामलों में समर्थन देना। और पांचवी है असभ्यता, यानी विभिन्न प्रकार का दुर्व्यवहार जैसे अपमानजनक भाषा का प्रयोग। ओम्बुड्समैन एक संवैधानिक प्राधिकारी है। उसे सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कानूनों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति है। वह देखता है कि वे अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं। ओम्बुड्समैन दो तरह से कार्रवाई कर सकता है। पहला, नागरिक की शिकायत के आधार पर। अगर कोई नागरिक यह महसूस करता है कि किसी अधिकारी ने उसके साथ अन्याय किया है, तो वह ओम्बुड्समैन से शिकायत कर सकता है। ओम्बुड्समैन उस शिकायत की जांच करेगा। दूसरा तरीका है स्वप्रेरणा से, यानी सू मोटो। अगर ओम्बुड्समैन को खुद पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वह बिना किसी शिकायत के भी जांच शुरू कर सकता है। लेकिन ओम्बुड्समैन की कुछ सीमाएं भी हैं। उसके पास किसी निर्णय को उलटने या रद्द करने की शक्ति नहीं है। वह प्रशासन या अदालतों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रख सकता। ओम्बुड्समैन किसी भी गलत काम करने वाले अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चला सकता है, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं। लेकिन वह खुद कोई सजा नहीं दे सकता। वह केवल मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजता है, ताकि वे आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें। समय के साथ ओम्बुड्समैन की भूमिका बदली है। आज स्वीडिश ओम्बुड्समैन का मुख्य काम अधिकारियों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन देना है। वह केंद्रीय और स्थानीय अधिकारियों को उनकी गलतियों से सीखने में मदद करता है, ताकि कानून का सही तरीके से पालन हो। ओम्बुड्समैन संसद से राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। वह हर साल हजारों व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त करता है और उसकी वार्षिक रिपोर्ट स्वीडन में सुशासन के मानक स्थापित करती है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन की सफलता देखकर अन्य देशों ने भी इस संस्था को अपनाना शुरू किया। फिनलैंड ने 1919 में ओम्बुड्समैन की स्थापना की। डेनमार्क ने 1955 में यह संस्था बनाई। नॉर्वे ने 1962 में ओम्बुड्समैन अपनाया। इस तरह यह संस्था पूरे स्कैंडिनेविया में फैल गई। न्यूजीलैंड राष्ट्रमंडल का पहला देश था जिसने 1962 में ओम्बुड्समैन प्रणाली को अपनाया। हालांकि न्यूजीलैंड में इसे ओम्बुड्समैन नहीं, बल्कि संसदीय जांच आयोग कहा गया। यूनाइटेड किंगडम ने 1917 में एक ओम्बुड्समैन जैसी संस्था बनाई, जिसे प्रशासन के लिए संसदीय आयुक्त कहा गया। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने अलग-अलग नामों और कार्यों के साथ ओम्बुड्समैन जैसी संस्थाएं अपनाई। भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। लोकपाल शब्द का अर्थ है जनता का रक्षक। ये नाम बहुत सार्थक है क्योंकि यह संस्था का उद्देश्य स्पष्ट करता है। लोकपाल जनता की रक्षा करता है प्रशासनिक अत्याचार से, भ्रष्टाचार से और अन्याय से। लोकपाल शब्द किसने गढ़ा, इस पर कुछ विवाद है। एक मत के अनुसार इस शब्द को एल.एम. सिंघवी ने 1963 में गढ़ा। डॉक्टर सिंघवी राज्यसभा के सदस्य थे और एक प्रतिष्ठित न्यायविद थे। वे बजट चर्चा के दौरान कानून मंत्रालय के लिए बजट आवंटन पर बोल रहे थे। तब उन्होंने भारतीय ओम्बुड्समैन के विचार का उल्लेख किया और इसे लोकपाल कहा। एक अन्य मत के अनुसार अशोक कुमार सेन ने 1960 के दशक की शुरुआत में इस अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। भारत में लोकपाल की अवधारणा को औपचारिक रूप देने का श्रेय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग को जाता है।
यह आयोग 5 जनवरी 1966 को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव संख्या 40/3/65 ब्रैकेट बीती थी 5 जनवरी 1966 द्वारा की गई थी। आयोग के पहले अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अनुभवी प्रशासक थे। वे कड़े अनुशासन और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। बाद में जब मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने तो के हनुमंतैया को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आयोग के अन्य सदस्यों में H.C. माथुर G.S. पाठक, H.V. कामत और वी शंकर थे। वी शंकर ICS अधिकारी थे और सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते थे। आयोग का जनादेश बहुत व्यापक था। उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करना था कि सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानक हों और सार्वजनिक प्रशासन सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को लागू करने का उपयुक्त साधन बने। आयोग को 10 विशेष विषयों पर विचार करना था। भारत सरकार की मशीनरी और उसकी कार्य प्रक्रियाएं, सभी स्तरों पर योजना की मशीनरी, केंद्र राज्य संबंध, वित्तीय प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, राज्य स्तर पर प्रशासन, जिला प्रशासन, कृषि प्रशासन और नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएं। ये अंतिम विषय यानी नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। आयोग ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया। उसने देखा कि भारत में नागरिकों को कई तरह की शिकायतें हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अधिकारी रिश्वत मांगते हैं, फाइलें महीनों पड़ी रहती हैं, शिकायतों का कोई निवारण नहीं होता और आम आदमी परेशान है। आयोग ने महसूस किया कि इस समस्या से निपटने के लिए एक नई संस्थागत व्यवस्था की जरूरत है। आयोग ने 1966 में नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याओं पर एक विशेष अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त नामक 2 विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की। ये संस्थाएं स्कैंडिनेवियाई देशों में ओम्बुड्समैन संस्था और न्यूजीलैंड में संसदीय जांच आयोग के पैटर्न पर बनाई जानी थीं। आयोग की योजना के अनुसार लोकपाल केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रियों और सचिवों के खिलाफ शिकायतों से निपटेगा। लोकायुक्त केंद्र में एक और प्रत्येक राज्य में एक अन्य निर्दिष्ट उच्च अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों से निपटेंगे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि आयोग ने न्यायपालिका को लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा। यह न्यूजीलैंड के अनुरूप था, लेकिन स्वीडन में न्यायपालिका ओम्बुड्समैन के दायरे में आती है। आयोग के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के परामर्श से की जानी थी। यह तरीका यह सुनिश्चित करने के लिए था कि लोकपाल की नियुक्ति निष्पक्ष हो और उस पर किसी एक पक्ष का प्रभुत्व न हो। तीनों शाखाओं यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के प्रतिनिधियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करके आयोग ने संतुलन स्थापित करने की कोशिश की। आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की कुछ विशेष विशेषताओं की भी सिफारिश की। पहली विशेषता यह थी कि वे स्पष्ट रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर ये संस्थाएं सरकार के प्रभाव में होतीं तो वे प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती। दूसरी विशेषता यह थी कि उनकी जांच और कार्यवाही निजी में होनी चाहिए और अनौपचारिक चरित्र की होनी चाहिए। इसका मतलब था कि लोकपाल को अदालत की तरह औपचारिक सुनवाई नहीं करनी है, बल्कि एक अधिक लचीले और सुलभ तरीके से काम करना है। तीसरी विशेषता यह थी कि उनकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि लोकपाल किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि न बने। चौथी विशेषता यह थी कि उनका दर्जा देश के उच्चतम न्यायिक कार्यकर्ताओं के बराबर होना चाहिए। इससे लोकपाल को प्रतिष्ठा और अधिकार मिलता और वह प्रभावी ढंग से काम कर सकता। पांचवीं विशेषता यह थी कि वे विवेकाधीन क्षेत्र में अन्याय, भ्रष्टाचार या पक्षपात से जुड़े मामलों से निपटें। यह स्पष्ट करता है कि लोकपाल का काम केवल कानूनी उल्लंघनों तक सीमित नहीं है, बल्कि नैतिक और प्रशासनिक गलतियों तक भी फैला है। छठी विशेषता यह थी कि उनकी कार्यवाही
न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब था कि अदालतें लोकपाल की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकती। सातवीं विशेषता यह थी कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के लिए प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में अधिकतम अक्षांश और शक्तियां मिलनी चाहिए। इसका मतलब था कि लोकपाल को किसी भी दस्तावेज को मांगने, किसी भी अधिकारी से पूछताछ करने और किसी भी जगह निरीक्षण करने की शक्ति होनी चाहिए। और आठवीं विशेषता यह थी कि वे कार्यपालिका सरकार से किसी लाभ या आर्थिक लाभ की अपेक्षा नहीं करें। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि लोकपाल वित्तीय प्रलोभन से मुक्त रहे। भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की इन सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन इन सिफारिशों को कानून में बदलना एक लंबी और कठिन यात्रा साबित हुई। पहली बार लोकपाल विधेयक मई 1968 में संसद में पेश किया गया। यह इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के समय था। विधेयक पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लोकसभा ने 1969 में इस विधेयक को पारित कर दिया, लेकिन जब यह राज्यसभा में लंबित था, तब लोकसभा भंग हो गई और विधेयक समाप्त हो गया। अप्रैल 1971 में फिर से इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने लोकपाल विधेयक पेश किया, लेकिन यह विधेयक भी पांचवीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों विधेयकों में प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया था। यह एक विवादास्पद मुद्दा था। आलोचकों ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे से बाहर हैं, तो लोकपाल अपने उद्देश्य में विफल होगा। भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोप अक्सर सबसे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ होते हैं। जुलाई 1977 में मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने तीसरी बार लोकपाल विधेयक पेश किया। यह दिलचस्प है कि मोरारजी देसाई वही व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में लोकपाल की सिफारिश की थी। अब वे प्रधानमंत्री थे और अपनी ही सिफारिश को लागू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह विधेयक भी पारित नहीं हो सका। अगस्त 1985 में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने चौथी बार लोकपाल विधेयक पेश किया। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने पांचवीं बार विधेयक पेश किया, लेकिन इस बार सरकार ने खुद विधेयक वापस ले लिया। सितंबर 1996 में देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार ने छठी बार विधेयक पेश किया। यह विधेयक भी 11वीं लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त हो गया। अगस्त 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा गठबंधन सरकार ने 7वीं बार लोकपाल विधेयक पेश किया। यह विधेयक भी 12वीं लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त हो गया। अगस्त 2001 में फिर से वाजपेयी की एनडीए सरकार ने 8वीं बार विधेयक पेश किया। यह विधेयक भी 2004 में 13वीं लोकसभा के विघटन के 22 कारण समाप्त हो गया। इस तरह 40 साल से अधिक समय तक लोकपाल विधेयक संसद में आता रहा और समाप्त होता रहा। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक त्रासदी थी। हर सरकार लोकपाल बनाने का वादा करती थी, लेकिन कोई भी सरकार इसे पूरा नहीं कर पाती थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि राजनेता वास्तव में लोकपाल नहीं चाहते, क्योंकि यह उन पर अंकुश लगाएगा। हर बार विधेयक में कुछ न कुछ कमजोरी छोड़ दी जाती ताकि यह प्रभावी न बन सके। 2011 में भारत में एक शक्तिशाली विरोधी भ्रष्टाचार आंदोलन उभरा। इस आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया। अन्ना हजारे महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए जाने जाते थे। 2010 और 2011 में कई बड़े घोटाले सामने आए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कर्नाटक में, खनन घोटाला और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला जैसे कई मामले सामने आए। इन घोटालों में हजारों करोड़ रुपए की अनियमितता के आरोप थे। जनता में बहुत गुस्सा था। लोग महसूस कर रहे थे कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। अन्ना हजारे ने इस गुस्से को आवाज दी। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि सरकार एक मजबूत लोकपाल कानून पारित करे। उनके साथ अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण
और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस आंदोलन को इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के नाम से जाना गया। आंदोलन ने जबरदस्त जनसमर्थन हासिल किया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। देश भर में प्रदर्शन हुए। मीडिया ने इसे व्यापक कवरेज दी। सोशल मीडिया पर यह आंदोलन वायरल हो गया। टाइम पत्रिका ने इस आंदोलन को 2011 की 10 शीर्ष समाचार कहानियों में शामिल किया। सरकार दबाव में आ गई। आखिरकार सरकार ने अन्ना हजारे के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और एक संयुक्त मसौदा समिति बनाने पर सहमति हुई। अगस्त 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। ये 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया,
लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। ये 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे और उनकी टीम इस विधेयक से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने इसे कमजोर बताया और अपना खुद का मसौदा पेश किया, जिसे जन लोकपाल विधेयक कहा गया। अन्ना 2011 को सरकार ने नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया। यह 9वां प्रयास था। विधेयक को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, लेकिन अन्ना हजारे ने 16 अगस्त 2011 को फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी हालत बिगड़ने लगी। प्रधानमंत्री ने उन्हें पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे उपवास समाप्त करें, लेकिन अन्ना अडिग रहे। अंततः दिसंबर 2011 में सरकार ने संशोधित लोकपाल विधेयक पेश किया। यह 10वां प्रयास था। 22 दिसंबर को विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 27 दिसंबर को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। 29 दिसंबर को इसे राज्यसभा में पेश किया गया। एक मैराथन बहस हुई जो आधी रात तक चली, लेकिन समय की कमी के कारण मतदान नहीं हो सका। 21 मई 2012 को विधेयक को राज्यसभा की एक चयन समिति के पास भेजा गया। 18 दिसंबर को लोकसभा ने भी इसे पारित कर दिया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधेयक को अनुमति दी और 16 जनवरी 2014 को यह अधिनियम लागू हो गया। इस तरह 45 साल की लंबी यात्रा के बाद भारत में लोकपाल कानून अस्तित्व में आया। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। पहली बार एक ऐसी संस्था बनाई गई जो प्रधानमंत्री सहित सभी उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकती थी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 भारत के लिए एक ऐतिहासिक कानून है। यह अधिनियम भारतीय राजनीति और प्रशासन में एक नई व्यवस्था लेकर आया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं देश के भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष को एक नई दिशा देती है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केंद्र और राज्य स्तर पर एक समान भ्रष्टाचार विरोधी रोड मैप स्थापित करता है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार में लोकपाल की स्थापना की जाएगी और सभी राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाएगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश के हर कोने में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्वतंत्र संस्था काम कर रही है। लोकपाल की संरचना के अनुसार इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इन 8 सदस्यों में से कम 50% यानी 4 सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य का मतलब है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। बाकी 4 सदस्य गैर न्यायिक होते हैं। गैर न्यायिक सदस्य आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा जैसी केंद्रीय सेवाओं से आते हैं। अधिनियम में प्रावधान है कि लोकपाल के कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से आएंगे। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि लोकपाल समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। इससे वंचित वर्गों को यह विश्वास होता है कि उनके हित की रक्षा के लिए भी लोकपाल में कोई है। लोकपाल के अध्यक्ष के लिए योग्यताएं अधिनियम में विशेष रूप से निर्धारित की गई हैं। अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए।
या फिर एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होना चाहिए जो निर्दिष्ट योग्यताओं को पूरा करता है। पहले लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोषे को नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति घोषे सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक कार्यरत सदस्य थे। लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि लोकपाल की नियुक्ति पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह चयन समिति 5 सदस्यों से बनी है। पहला सदस्य भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो समिति के अध्यक्ष भी हैं। दूसरा सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तीसरा सदस्य लोकसभा में विपक्ष का नेता है। अगर किसी कारण मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य बनता है। चौथा सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो सकता है। और पांचवां सदस्य एक प्रतिष्ठित न्यायविद है, जिसे राष्ट्रपति पहली 4 समिति सदस्यों की सिफारिश पर नामित करता है। यह संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों शाखाओं का प्रतिनिधित्व है। इससे किसी एक शाखा का अत्यधिक प्रभाव नहीं होता। प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष का नेता है, जो राजनीतिक संतुलन बनाता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं और प्रतिष्ठित न्यायविद तकनीकी विशेषज्ञता लाता है। चयन समिति के काम को सहायता देने के लिए एक खोज समिति होती है। खोज समिति में कम से कम 7 सदस्य होते हैं। इस समिति में भी कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और अल्पसंख्यकों से आते हैं। खोज समिति का काम है योग्य उम्मीदवारों की एक सूची बनाना। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इच्छुक उम्मीदवारों की एक सूची दी जाती है। यह सूची खोज समिति को भेजी जाती है। खोज समिति उस सूची से योग्य उम्मीदवारों को छांटती है और चयन समिति को सुझाव देती है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, केंद्र सरकार के समूह, क्याख ग और घ के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। यह एक बहुत व्यापक अधिकार क्षेत्र है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के सर्वोच्च से लेकर सामान्य स्तर के अधिकारियों तक को लोकपाल की निगरानी में रखा जाता है। समूह क, ख, ग और घ सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां हैं। प्रधानमंत्री के संबंध में लोकपाल का अधिकार क्षेत्र थोड़ा सीमित है। लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तो कर सकता है, लेकिन कुछ विषयों पर नहीं। ये विषय हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष। यह प्रावधान इस विचार पर आधारित है कि ये विषय राष्ट्रीय हित से जुड़े हैं और इनके संबंध में प्रधानमंत्री को कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। हालांकि यह प्रावधान विवादास्पद है। आलोचकों का कहना है कि इससे प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के लिए एक बहाना मिल जाता है। मंत्रियों और संसद सदस्यों के संबंध में भी कुछ सीमाएं हैं। लोकपाल को संसद में दिए गए भाषणों या दिए गए वोटों के संबंध में मंत्रियों और संसद सदस्यों के विरुद्ध जांच करने का अधिकार नहीं है। यह संसदीय विशेषाधिकार का सम्मान करने के लिए किया गया है। हर लोकतांत्रिक देश में संसद सदस्यों को उनके भाषणों और वोटों के लिए जवाबदेह नहीं बनाया जाता, क्योंकि इससे वे स्वतंत्र रूप से बोल नहीं सकते। लोकपाल का अधिकार क्षेत्र केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। यह निकायों, समितियों और संगठनों को भी शामिल करता है। किसी भी व्यक्ति जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निकाय का प्रभारी यानी निदेशक, प्रबंधक या सचिव है, वह लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई भी निकाय, समिति या संगठन जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित है, वह भी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन ऐसे संगठन जो केवल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं, वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। विदेशी स्रोत से दान प्राप्त करने वाली संस्थाएं भी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम की सीमा में अर्थात सालाना 10 लाख रुपए से अधिक दान पाने वाली समस्त संस्थाएं लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भी है। बहुत सी विदेशी संस्थाएं भारत में काम करती हैं और बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को दान देती हैं। इन सब पर नजर रखना जरूरी है। लोकपाल के पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 9 और 12 में विशेष शक्तियां हैं। इन शक्तियों को समझना भी महत्वपूर्ण है। पहली शक्ति है जांच की शक्ति। लोकपाल किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर एक प्रारंभिक जांच कर सकता है। दूसरी शक्ति है निदेशन की शक्ति। लोकपाल केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित किसी भी जांच एजेंसी को निदेशन दे सकता है। अगर लोकपाल ने किसी मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजा है तो उस मामले में जांच करने वाले अधिकारी को लोकपाल की स्वीकृति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। लोकपाल के पास संपत्ति की जब्ती की शक्ति है। अगर यह पता चलता है कि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी ने भ्रष्ट साधनों से संपत्ति अर्जित की है तो लोकपाल उस संपत्ति को जब्त करने की सिफारिश कर सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि लोकपाल को मुकदमे के दौरान ही संपत्ति जब्त करने की शक्ति है, यानी मुकदमे की प्रतीक्षा में जब्ती नहीं करनी पड़ती। लोकपाल के पास हस्तांतरण और निलंबन की सिफारिश करने की शक्ति है। अगर लोकपाल को यह लगता है कि किसी अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप से बचाने के लिए उसे किसी महत्वपूर्ण पद पर रखा गया है तो लोकपाल उसे स्थानांतरित करने या निलंबित करने की सिफारिश कर सकता है। लोकपाल के पास दस्तावेजों के नष्ट होने से रोकने की शक्ति है। जब कोई प्रारंभिक जांच शुरू होती है तो बहुत संभावना होती है कि आरोपी व्यक्ति गलती के सबूत को नष्ट कर दे। इसलिए लोकपाल को दस्तावेजों की सुरक्षा के आदेश देने की शक्ति है। यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है। लोकपाल की जांच प्रक्रिया में समय सीमा निर्धारित की गई है। यह अधिनियम की एक बहुत अच्छी विशेषता है। पहली बार भ्रष्टाचार की जांच में एक निश्चित समय सीमा दी गई है। प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है।
इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए। अगर कोई कारण है तो इसे और 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक जांच साधारणतः 90 दिनों जांच 6 महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। लोकपाल की जांच विंग को 60 दिन में अपनी रिपोर्ट लोकपाल को देनी होती है। अगर प्रारंभिक जांच के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि कोई मामला गंभीर है तो उसे जांच के लिए भेजा जाता है। जांच 6 महीने में पूरी की जानी चाहिए। अगर आवश्यक हो तो इसे और 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह एक सख्त समय सीमा है। पहले जांच कभी-कभी सालों लग जाते थे। अब इसे 1 साल में पूरा कर लेना होता है। मुकदमे की भी एक समय सीमा है। मुकदमा 1 साल में पूरा होना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो इसे 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कुल मिलाकर एक भ्रष्टाचार का मामला 2 साल से अधिक में पूरा होना चाहिए। इन समय सीमाओं को लागू करने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं। ये विशेष अदालतें भ्रष्टाचार के मामलों का तेजी से निपटारा करती हैं। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते हैं। अधिनियम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में सजा को भी बढ़ाया है। पहले भ्रष्टाचार की सजा अधिकतम 7 साल थी। अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। न्यूनतम सजा भी बढ़ाई गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 9 और 12 के तहत न्यूनतम सजा अब 3 साल है, जबकि पहले ऐसी कोई न्यूनतम सजा नहीं थी। प्रयास के लिए सजा भी 2 साल से कम नहीं हो सकती। लोकपाल को सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ अभियोजन के लिए प्राधिकरण देने की शक्ति दी गई है। पहले सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन के लिए अनुमति देनी पड़ती थी। इससे कभी-कभी भ्रष्ट अधिकारी बच जाते थे। अब लोकपाल स्वयं अभियोजन की अनुमति दे सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है।
लोकपाल की संरचना में एक अभियोजन निदेशालय है। इस निदेशालय का प्रमुख अभियोजन निदेशक होता है। अभियोजन निदेशक का पद केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर गृह मंत्रालय द्वारा भरा जाता है। अभियोजन निदेशालय का काम है लोकपाल के निर्देशन में अदालत में मामलों की पेशी करना और अभियोजन चलाना। इसके लिए लोकपाल के पास सरकारी वकीलों के अलावा अपने वकीलों की एक पैनल बना सकता है। लोकपाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है। जब लोकपाल किसी मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजता है, तो वह केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दे सकता है कि यह मामला इस तरह से या उस तरह से किया जाए। अगर केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच लोकपाल के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं चल रही है, तो लोकपाल हस्तक्षेप कर सकता है। लोकपाल की जांच विंग को नागरिक न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। इसका मतलब है कि जांच विंग किसी से भी गवाही दे सकता है, दस्तावेज मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है। यह शक्ति जांच को प्रभावी बनाती है। अधिनियम ने ईमानदार सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए भी कुछ सुरक्षा प्रदान की है। अगर किसी के खिलाफ गलत आरोप लगाए जाते हैं, तो वह व्यक्ति शिकायतकर्ता के खिलाफ धारा 46 के तहत कार्रवाई की मांग कर सकता है। धारा 46 में झूठी और तुच्छ शिकायत करने वाले को दंडित करने का प्रावधान है। अधिनियम ने लोकायुक्त की स्थापना के लिए भी एक समय सीमा दी है। प्रत्येक राज्य को अधिनियम के प्रारंभ होने के 1 साल के अंदर अपने राज्य में लोकायुक्त की स्थापना करनी होगी। हालांकि इस समय सीमा को सभी राज्यों ने नहीं माना और बहुत से राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना में देरी हुई। अधिनियम में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी निर्दिष्ट की गई है। कोई भी नागरिक लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सीमा है। अगर मौखिक शिकायत स्वीकार की जाती, तो बहुत सारी तुच्छ शिकायतें आ जाती। लिखित शिकायत की आवश्यकता इसे गंभीर बनाती है। गुमनाम शिकायतें स्वीकार नहीं की जाती। शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता और हस्ताक्षर देने होते हैं। इससे शिकायतकर्ता की जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। शिकायत दाखिल करने के लिए एक समय सीमा है। किसी घटना के 7 साल बाद कोई शिकायत नहीं की जा सकती। यह एक विवादास्पद प्रावधान है। आलोचकों का कहना है कि कई गंभीर भ्रष्टाचार के मामले 7 साल बाद सामने आते हैं और 7 साल की सीमा से पहले शिकायत संभव नहीं हो पाती। अधिनियम में प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत की एक विशेष प्रक्रिया दी गई है। प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए लोकपाल के 3 सदस्यों की एक बेंच बनानी होती है। इस बेंच में कम से कम 2 सदस्य न्यायिक होने चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच में कानूनी दृष्टि विकल्पता हो। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र की व्यापकता और सीमाएं दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ओर तो लोकपाल को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं जो इसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। इन अधिकार क्षेत्र और सीमाओं को समझना लोकपाल संस्था की वास्तविक ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए आवश्यक है। लोकपाल का सबसे बड़ी सीमा यह है कि वह स्वयं से किसी जांच की शुरुआत नहीं कर सकता। लोकपाल को किसी भी मामले में कार्रवाई करने के लिए एक शिकायत की आवश्यकता होती है। अगर कोई शिकायत न हो तो लोकपाल कुछ नहीं कर सकता। यह स्थिति एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ओम्बुड्समैन संस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह स्वयं से भी जांच शुरू कर सकता है, लेकिन भारतीय लोकपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया है। स्कैंडिनेवियाई देशों के ओम्बुड्समैन को स्वयं को जांच शुरू करने का अधिकार है। अगर उन्हें कहीं से कोई संकेत मिलता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वे स्वयं से जांच शुरू कर सकते हैं। लेकिन भारतीय अधिनियम में ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी सरकारी कार्यालय में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई शिकायत न कर रहा है, तो लोकपाल उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। यह एक गंभीर सीमा है। आलोचकों ने इस सीमा की आलोचना की है और कहा है कि लोकपाल को स्वयं से जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरी सीमा शिकायत प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है। शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है
कि तुच्छ और झूठी शिकायतें न आएं, लेकिन इसका अर्थ यह है कि कम पढ़े लिखे लोग या जो लोग पत्र लिखना नहीं जानते, वे शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत को राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई अधिकारी किसी से रिश्वत ले रहा है, तो वह अधिकारी स्वयं के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता। यह तर्कसंगत है, क्योंकि अधिकारी स्वयं के खिलाफ शिकायत क्यों करेगा? गुमनाम शिकायतें स्वीकार नहीं की जाती। शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता और हस्ताक्षर देने होते हैं। यह प्रावधान शिकायतकर्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करता है, लेकिन यह भयभीत लोगों को शिकायत करने से रोक सकता है। कुछ लोग डर के कारण अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि आरोपी अधिकारी उनका बदला ले सकता है। गुमनाम शिकायत की सुविधा से ऐसे डर को कम किया जा सकता है। शिकायत के लिए एक समय सीमा भी है। किसी घटना के 7 साल बाद कोई शिकायत नहीं की जा सकती। यह एक विवादास्पद प्रावधान है। कई गंभीर भ्रष्टाचार के मामले 7 साल बाद सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार किसी परियोजना में भ्रष्टाचार तब तक सामने नहीं आता जब तक कि परियोजना पूरी न हो जाए, और परियोजना पूरी होने में कई साल लग सकते हैं। इसलिए 7 साल की सीमा कुछ मामलों में बहुत कम हो सकती है। झूठी शिकायत के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। अगर किसी ने जानबूझकर झूठी शिकायत की है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान झूठी शिकायतों को रोकने के लिए है, लेकिन यह प्रावधान लोगों को सच्ची शिकायत करने से भी रोक सकता है। अगर किसी को डर है कि अदालत यह मान सकती है कि उसकी शिकायत झूठी है, तो वह शिकायत नहीं करेगा। इसलिए यह प्रावधान दो धारी तलवार है। लोकपाल शिकायत की सामग्री पर अधिक ध्यान देता है, बजाय शिकायत के रूप पर। अगर किसी ने शिकायत में कुछ तकनीकी त्रुटि की है, तो भी अगर सामग्री गंभीर है, तो लोकपाल उस पर विचार कर सकता है। लेकिन अधिनियम में रूप को अधिक महत्व दिया गया है। यानी अगर शिकायत का रूप सही नहीं है, तो भले ही सामग्री सच्ची हो, लोकपाल उसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह भी एक सीमा है। लोकपाल की स्वतंत्रता के संबंध में भी चिंताएं हैं। सरकार का प्रधानमंत्री लोकपाल नियुक्ति समिति का अध्यक्ष है। कुछ लोगों का मत है कि इससे सरकार का लोकपाल पर बहुत अधिक प्रभाव हो सकता है। हालांकि नियुक्ति समिति में अन्य स्वतंत्र सदस्य भी हैं, जो प्रधानमंत्री के प्रभाव को संतुलित करते हैं। लोकपाल को न्यायपालिका पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लोकपाल नहीं कर सकता। यह एक महत्वपूर्ण सीमा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह जरूरी है कि न्यायाधीशों को बहुत अधिक जवाबदेही से मुक्त रखा जाए। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार लोकपाल की निगरानी से बाहर है। हालांकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकपाल को एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई करने से रोका है। यह मामला अभी विवाद में है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय निकाय नहीं आते। स्थानीय निकाय यानी नगरपालिका, पंचायतें, जिला परिषद आदि लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। एक सीमा है, क्योंकि स्थानीय निकायों में भी बहुत भ्रष्टाचार होता है। नाबालिग जिलों में जल आपूर्ति योजनाओं में, सड़क निर्माण में और स्कूल निर्माण में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन यह सब लोकपाल के दायरे से बाहर है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में निजी संगठन नहीं आते। केवल सरकारी संगठन या सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन आते हैं। लेकिन निजी क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार होता है। बहुत सी निजी कंपनियां सरकार को रिश्वत देती हैं सरकारी ठेके पाने के लिए। लेकिन यह मामले लोकपाल के दायरे से बाहर हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो का यह मामला संभाल सकता है, लेकिन लोकपाल नहीं। लोकपाल की शक्तियां भी सीमित हैं। लोकपाल को किसी निर्णय को सीधे रद्द करने की शक्ति नहीं है। वह केवल सिफारिशें कर सकता है। अगर कोई सरकार उसकी सिफारिशों को नहीं मानती, तो लोकपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण कमजोरी है। लोकपाल की सिफारिशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए। लोकायुक्त की स्थिति तो और भी कमजोर है। राज्य के लोकायुक्त को राज्य सरकार का समर्थन नहीं मिलता। कई राज्यों में लोकायुक्त के पास पर्याप्त कर्मचारी या बजट नहीं है। कुछ राज्यों में लोकायुक्त का पद ही खाली रहता है।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू राज्य और केंद्र के बीच संबंध है। लोकायुक्त एक राज्य स्तर की संस्था है, लेकिन लोकपाल केंद्रीय स्तर पर है। अगर किसी केंद्रीय अधिकारी और किसी राज्य अधिकारी दोनों में भ्रष्टाचार है, तो क्या होगा? किसे जांच करना चाहिए, लोकपाल को या लोकायुक्त को? अधिनियम में इस बारे में स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है। इससे कभी-कभी भ्रम होता है। लोकपाल के पास केवल एक जांच विंग है। ये विंग सभी जांचें नहीं कर सकती, इसलिए अधिकांश जांचें केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी जाती हैं। लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो पर भी अन्य कई मामलों का दबाव होता है। इससे लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जांच में देरी हो सकती है। भारत के लोकपाल के पास अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व की कमी है। बहुत से लोग लोकपाल के बारे में नहीं जानते। लोकपाल अभी तक किसी बहुत बड़े मामले में शामिल नहीं रहा है जो भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दे। इसीलिए जनता का लोकपाल में विश्वास अभी तक उतना दृढ़ नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बार लोकपाल की शक्तियों पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल को एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ जांच करने से रोका है। ये मामला अभी विवाद में है और इसके कानूनी निहितार्थ अब भी स्पष्ट नहीं है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के बावजूद भारत में भ्रष्टाचार बहुत कम नहीं हुई है। स्वच्छता सूचकांक में भारत की स्थिति अभी भी पिछड़ी हुई है। इसका एक कारण यह है कि लोकपाल अभी तक पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाया है। दूसरा कारण यह है कि भारतीय समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। लोकपाल को अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाने होंगे। पहला यह कि लोकपाल को अधिक स्वायत्तता और संसाधन दिए जाएं। दूसरा यह कि लोकपाल को स्वयं से जांच करने का अधिकार दिया जाए। तीसरा यह कि लोकपाल की सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाई जाएं। चौथा यह कि जनता को लोकपाल के बारे में अधिक जानकारी दी जाए ताकि वह अधिक शिकायतें दर्ज करे। लोकायुक्त की स्थिति में सुधार के लिए भी कई कदम उठाए जा सकते हैं। पहला यह कि सभी राज्यों में शीघ्र लोकायुक्त की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। दूसरा यह कि लोकायुक्त को पर्याप्त कर्मचारी और बजट दिया जाए। तीसरा यह कि लोकायुक्त को अधिक शक्तियां दी जाएं। चौथा यह कि लोकायुक्त को राज्य सरकार से पूरी आजादी दी जाए। लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाएं भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने का एक महत्वपूर्ण हथियार हैं। लेकिन ये संस्थाएं अकेले भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए समाज के सभी स्तरों पर प्रयास आवश्यक हैं। नागरिकों को ईमानदार रहना होगा, राजनेताओं को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, अधिकारियों को एक नैतिकता का पालन करना होगा और न्यायपालिका को कठोर निर्णय देने होंगे। केवल तभी भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकेगा। लोकायुक्त राज्य स्तर पर लोकपाल के समान एक संस्था है। अगर लोकपाल केंद्रीय सरकार के भ्रष्टाचार से निपटता है, तो लोकायुक्त राज्य सरकार के भ्रष्टाचार से निपटता है। लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल है जो राज्य सरकारों के लिए नियुक्त किया जाता है। लोकायुक्त का संरचना, कार्य और शक्तियां लोकपाल के समान होती हैं, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र केवल राज्य तक सीमित होता है। लोकायुक्त की संरचना में कुछ विविधता है। सभी राज्यों में लोकायुक्त की संरचना समान नहीं है। कुछ राज्यों ने लोकायुक्त और अपलोकायुक्त दोनों नियुक्त किए हैं, जबकि अन्य राज्यों ने केवल लोकायुक्त नियुक्त किए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में लोकायुक्त और अपलोकायुक्त दोनों हैं। हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में केवल लोकायुक्त है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल आमतौर पर राज्य के राजपत्रित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श लेता है। यह सुनिश्चित करता है कि नियुक्ति निष्पक्ष हो। कुछ राज्यों में राज्यसभा सदस्य भी इस परामर्श प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लोकायुक्त की योग्यताएं सभी राज्यों में समान नहीं हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यताएं आवश्यक हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक और असम में लोकायुक्त के लिए
न्यायिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इन राज्यों में लोकायुक्त एक पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश होते हैं। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोई विशेष योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। लोकायुक्त का कार्यकाल अधिकांश राज्यों में 5 साल या 65 साल की आयु, जो भी पहले आय का होता है। हिमाचल प्रदेश में कार्यकाल 70 साल तक है। लोकायुक्त को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता। लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र सभी राज्यों में समान नहीं है। मुख्यमंत्री के संबंध में विविधता है। कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंदर है, जबकि अन्य राज्यों में बाहर है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंदर है, लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। मंत्री और उच्च सिविल सेवाएं लगभग सभी राज्यों में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। कुछ राज्यों में पूर्व मंत्री और पूर्व सिविल सेवाएं भी लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। विधानसभा के सदस्य कुछ राज्यों में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन सभी में नहीं। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम में विधानसभा के सदस्य लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। स्थानीय निकायों के अधिकारी अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नगरपालिका पंचायतें, निगम कंपनियां और सहकारी समितियां सब लोकायुक्त के दायरे में आती हैं। यह लोकपाल से एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय निकाय नहीं आते। लोकायुक्त की जांच की शक्तियां भी राज्य दर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम में लोकायुक्त को स्वप्रेरणा से जांच करने की शक्ति नहीं है। ये राज्य केवल शिकायतों के आधार पर जांच कर सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में लोकायुक्त को स्वप्रेरणा से जांच करने की शक्ति है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और कर्नाटक में लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार के मामलों में स्वप्रेरणा से जांच करने की शक्ति है। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और कर्नाटक में लोकायुक्त शिकायतों और आरोपों दोनों से निपटते हैं। शिकायत से मतलब है प्रशासनिक कुप्रबंधन, जबकि आरोप से मतलब है भ्रष्टाचार। लेकिन हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में लोकायुक्त केवल भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की जांच करते हैं। कुप्रबंधन से संबंधित शिकायतें इन राज्यों में लोकायुक्त के दायरे से बाहर हैं। लोकायुक्त की जांच प्रक्रिया लोकपाल से कुछ अलग है। लोकायुक्त राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता लेता है। कुछ मामलों में लोकायुक्त के पास अपनी जांच विंग भी होती है। कर्नाटक में लोकायुक्त के पास पुलिस और अभियोजन विंग दोनों हैं। लोकायुक्त के सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और बाध्यकारी नहीं हैं। यह एक महत्वपूर्ण कमजोरी है। अगर राज्य सरकार लोकायुक्त की सिफारिशों को नहीं मानती है, तो लोकायुक्त के पास कोई अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों में लोकायुक्त की सिफारिशें ज्यादा प्रभावी हैं, क्योंकि वहां की राजनीति संवेदनशील है। लेकिन अन्य राज्यों में लोकायुक्त की सिफारिशें अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। लोकायुक्त वार्षिक रूप से राज्यपाल को अपने कार्य की एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को एक स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। इस तरह लोकायुक्त राज्य विधानमंडल के प्रति जवाबदेह है। विधानमंडल लोकायुक्त की रिपोर्ट पर विचार करता है और चर्चा करता है। लोकायुक्त की स्थापना सभी राज्यों में समान समय पर नहीं हुई। ओडिशा पहला राज्य था जिसने 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया। हालांकि यह 1983 में लागू हुआ। महाराष्ट्र में लोकायुक्त संस्था पहली बार 1971 में स्थापित की गई। राजस्थान में 1973 में, बिहार में 1973 में, 1974 में, उत्तर प्रदेश में 1975 में। इसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी लोकायुक्त की स्थापना हुई। अभी तक भारत के सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में लोकायुक्त की स्थापना नहीं हुई है।
20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने लोकायुक्त की स्थापना की है। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर को लोकायुक्त है, लेकिन कई राज्य अभी भी लोकायुक्त की स्थापना नहीं कर पाए हैं। इसका कारण विभिन्न है। कुछ राज्यों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, कुछ में बजट की समस्या है और कुछ में कानूनी जटिलताएं हैं। लोकायुक्त की कार्यप्रणाली के बारे में कई आलोचनाएं भी हैं। पहली आलोचना यह है कि लोकायुक्त के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। बहुत से राज्यों में लोकायुक्त के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। कुछ लोकायुक्तों को अपने कार्यालय के लिए भी उपयुक्त भवन नहीं मिलते। इससे लोकायुक्त प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाते। दूसरी आलोचना यह है कि लोकायुक्त राज्य सरकार से स्वतंत्र नहीं है। राज्य सरकार लोकायुक्त को दबाव डालती है। कुछ राज्यों में जब लोकायुक्त राजनेताओं के खिलाफ जांच शुरू करते हैं, तो राज्य सरकार उनके प्रति असहयोगी हो जाती है। जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं दिए जाते, साक्षियों को डराया जाता है और लोकायुक्त की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तीसरी आलोचना यह है कि लोकायुक्त की शक्तियां बहुत सीमित हैं। लोकायुक्त को कोई सजा देने की शक्ति नहीं है। वह केवल जांच कर सकता है और सिफारिशें कर सकता है। अगर राज्य सरकार उसकी सिफारिशों को नहीं मानती है, तो लोकायुक्त के पास कोई उपाय नहीं है। कुछ आलोचकों का कहना है कि लोकायुक्त की सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी होनी चाहिए। चौथी आलोचना यह है कि लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में बहुत विविधता है। हर राज्य में अलग-अलग नियम हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त के पास बहुत शक्तियां हैं, जबकि अन्य राज्यों में बहुत कम। यह विविधता लोकायुक्त संस्था की प्रभावशीलता को कम करती है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है कि संविधान में संशोधन करके लोकायुक्त की शक्तियों को एक समान बनाया जाए। लोकायुक्त की प्रदर्शन भी अलग-अलग है। कुछ राज्यों के लोकायुक्त बहुत सक्रिय हैं और महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोकायुक्त को बहुत सफल माना जाता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा किया है और अपनी रिपोर्टों में लगभग 60 से 70% शिकायतों का समाधान किया है। कर्नाटक का लोकायुक्त भी सक्रिय है और अपनी स्वतंत्र जांच विंग के कारण अधिक प्रभावी है। लेकिन अन्य राज्यों में लोकायुक्त की स्थिति कम प्रभावी है। कुछ राज्यों में लोकायुक्त के पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते। कुछ में लोकायुक्त राजनीतिक दबाव के तहत काम करता है और कुछ में लोकायुक्त की सिफारिशें पूरी तरह नजरअंदाज की जाती हैं। लोकायुक्त की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। नवंबर 2012 में 11वीं अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन के बाद 16 लोकायुक्तों ने भारत सरकार को निम्नलिखित सुझाव दी। पहला सुझाव यह है कि लोकायुक्त को सभी भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाए। दूसरा सुझाव यह है कि लोकायुक्त को राज्य स्तर की जांच एजेंसियों पर अधिकार दिया जाए। तीसरा सुझाव यह है कि सभी नौकरशाहों को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। चौथा सुझाव यह है कि लोकायुक्त को तलाशी लेने और जब्ती करने की शक्तियां दी जाएं। पांचवां सुझाव यह है कि लोकायुक्त को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाए। और छठा सुझाव यह है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। नवंबर के अंत में 8 राज्य विधानमंडलों ने अभी तक लोकायुक्त अधिनियम पारित नहीं किए हैं। इसमें छत्तीसगढ़, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ये राज्य अभी भी 2013 के अधिनियम के अनुच्छेद 96 में दी गई समय सीमा का पालन नहीं कर पाए हैं। ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे इन राज्यों के नागरिकों को लोकायुक्त संस्था से लाभ नहीं मिल रहे हैं। लोकायुक्त की कार्यप्रणाली में एक और समस्या यह है कि शिकायतकर्ताओं को पर्याप्त जानकारी नहीं है। बहुत से लोग नहीं जानते कि लोकायुक्त को कैसे शिकायत दर्ज करते हैं। कुछ तो लोकायुक्त के बारे में ही नहीं जानते। इसलिए जनता को लोकायुक्त संस्था के बारे में अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। स्कूलों में लोकायुक्त की जानकारी दी जानी चाहिए और मीडिया को लोकायुक्त के महत्वपूर्ण मामलों को कवर करना चाहिए। लोकायुक्त की कार्यप्रणाली को
तेजी से बेहतर बनाया जा सकता है अगर लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय हो। कभी-कभी एक मामले में केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में किसे जांच करनी चाहिए, यह स्पष्ट नहीं होता। अगर लोकपाल और लोकायुक्त के बीच एक स्पष्ट समझौता हो, तो ऐसी परिस्थितियों में गड़बड़ी नहीं होगी। लोकायुक्त संस्था भारत में ओम्बुड्समैन की अवधारणा को अमल में लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लोकायुक्त को अधिक शक्तियां देनी होंगी, अधिक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे और लोकायुक्त को राज्य सरकार से पूरी आजादी देनी होगी। केवल तभी लोकायुक्त संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेगी। लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 ने भारत में भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई के लिए एक नई संस्था स्थापित करने का काम किया। लेकिन इस अधिनियम के कई गंभीर सीमाएं और कमजोरियां हैं जो इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। इन सीमाओं को समझना आवश्यक है ताकि भविष्य में इसमें सुधार किए जा सकें। लोकपाल की सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी यह है कि वह स्वयं से किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। लोकपाल को किसी भी जांच या अन्वेषण के लिए एक औपचारिक शिकायत की आवश्यकता होती है। अगर कोई शिकायत नहीं है, तो चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा हो, लोकपाल कुछ नहीं कर सकता। ये वास्तविक ओम्बुड्समैन के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। स्वीडन के ओम्बुड्समैन को स्वयं से जांच करने की शक्ति है। अगर उन्हें कहीं कोई संकेत मिलता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वे बिना किसी शिकायत के स्वयं जांच शुरू कर सकते हैं। लेकिन भारत के लोकपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया है। शिकायत की प्रक्रिया में लोकपाल बहुत औपचारिक है। शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मौखिक रूप से शिकायत नहीं कर सकता। शिकायतकर्ता को एक निर्धारित प्रारूप में शिकायत दर्ज करनी होती है। अधिनियम में शिकायत के रूप पर अधिक जोर दिया गया है, बजाय शिकायत की सामग्री पर। अगर कोई लिखित शिकायत निर्धारित प्रारूप में नहीं है, तो भले ही शिकायत गंभीर हो, लोकपाल उसे खारिज कर सकता है। बहुत से व्यक्तियों की शिकायतें केवल इस कारण से खारिज कर दी गई हैं कि वे निर्धारित प्रारूप में नहीं थीं। गुमनाम शिकायतें स्वीकार नहीं की जाती। शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता और हस्ताक्षर देने होते हैं। यह प्रावधान शिकायतकर्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करता है, लेकिन यह बहुत से डर भीत लोगों को शिकायत करने से रोक सकता है। कई लोग डर के कारण अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें यह चिंता होती है कि आरोपी अधिकारी उनका बदला ले सकता है। गुमनाम शिकायत की सुविधा से ऐसे लोगों को भी शिकायत करने का साहस मिल सकता है। लोकपाल में शिकायत दर्ज करने की एक समय सीमा भी है। किसी घटना के 7 साल बाद कोई शिकायत नहीं की जा सकती। यह एक बहुत गंभीर सीमा है। कई बड़े भ्रष्टाचार के मामले 7 साल बाद सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, किसी बड़ी परियोजना में यदि भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसे सामने आने में कई साल लग सकते हैं। नई सरकार आने के बाद गत सरकार के गलत कामों का पता चलता है, लेकिन अगर वह 7 साल पहले हुए हैं, तो उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की जा सकती। ये बहुत सारे गंभीर मामलों को लोकपाल की पहुंच से बाहर कर देता है। झूठी और तुच्छ शिकायतों के लिए बहुत कठोर दंड का प्रावधान है। अगर किसी ने जानबूझकर झूठी शिकायत की है, तो उसे 1 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। यह प्रावधान झूठी शिकायतों को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन इस कठोर दंड का प्रभाव यह है कि लोग सच्ची शिकायत करने से भी डरते हैं। अगर किसी को यह डर है कि अदालत यह मान सकती है कि उसकी शिकायत झूठी है, तो वह शिकायत नहीं करेगा। इसलिए यह प्रावधान एक दोधारी तलवार है। इसका उद्देश्य भले ही झूठी शिकायतों को रोकना हो, लेकिन परिणाम यह है कि सच्ची शिकायतें भी कम होती जा रही हैं। लोकपाल के विरुद्ध शिकायत की जांच में भी यह देखा गया है कि लोकपाल बहुत से शिकायतों को तकनीकी कारणों से खारिज कर देता है। कहा जाता है कि बहुत से शिकायतें केवल इस कारण से खारिज कर दी गई हैं कि उनमें किसी प्रकार की कमी थी। लोकपाल ने शिकायतों की जांच पर अधिक ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके रूप पर अधिक ध्यान दिया। यह एक गंभीर आलोचना है। लोकपाल की स्वतंत्रता के बारे में भी बहुत चिंताएं हैं। लोकपाल की नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई गई है, उसमें प्रधानमंत्री सदस्य हैं और अध्यक्ष भी हैं।
कुछ विद्वानों का कहना है कि इससे सरकार का लोकपाल पर बहुत प्रभाव हो सकता है। प्रधानमंत्री अपने वोट से किसी पसंद के व्यक्ति को लोकपाल बना सकता है। हालांकि समिति में अन्य स्वतंत्र सदस्य भी हैं जो इस प्रभाव को कम करते हैं। लोकपाल की नियुक्ति में देरी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लोकपाल अधिनियम जनवरी 2014 को लागू हुआ था, लेकिन पहला लोकपाल मार्च 2019 में नियुक्त किया गया। यानी लोकपाल की नियुक्ति में 5 साल का विलंब हुआ। इस दौरान भ्रष्टाचार के कई मामले लंबित पड़े रहे। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोषे को पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। इस विलंब के कारण भारत सरकार की प्रति भ्रष्टाचार लड़ाई में बहुत नुकसान हुआ। लोकपाल की प्रभावशीलता के बारे में भी गंभीर सवाल उठे हैं। लोकपाल की स्थापना के बाद से लेकर अब तक कोई भी व्यक्ति उसके आदेश से सजा पाया नहीं है। हजारों शिकायतें प्राप्त होने के बाद भी कोई सजा नहीं हुई। एक संसदीय पैनल ने 2023 में कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत शून्य अभियोजन हुए हैं। ये बहुत चिंताजनक है। ये दर्शाता है कि लोकपाल अब तक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाया है। लोकपाल की नियुक्ति के बाद से मार्च 2019 से लेकर अब तक हजारों शिकायतें आई हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम पर वास्तविक कार्रवाई हुई है। 2023 तक लोकपाल को 10,000 से अधिक शिकायतें मिली थीं। उनमें से 68% शिकायतें बिना किसी कार्रवाई के हल की जा चुकी थीं। प्रारंभिक जांच की संख्या बहुत कम थी और सजा तो बिल्कुल नहीं हुई। 2025 तक लोकपाल को 2,500 से अधिक शिकायतें मिली हैं, लेकिन केवल 136 प्रारंभिक जांचें की गई हैं। ये आंकड़ा लोकपाल की निष्क्रियता को दर्शाता है। लोकपाल की संरचना में भी कमजोरियां हैं। लोकपाल के पास केवल एक जांच विंग है। ये विंग सभी जांचें नहीं कर सकती, इसलिए अधिकांश जांचें केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी जाती हैं। लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो की आजादी के बारे में भी सवाल उठे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो को कई बार पिंजरे में तोता कहा गया है, क्योंकि इस पर सरकार के दबाव के डर से यह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता। न्यायपालिका को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है। न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लोकपाल नहीं कर सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह सावधानी आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार लोकपाल की निगरानी से बाहर है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकपाल को एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ जांच करने से रोका है। इस मामले का विवाद अब भी चल रहा है। स्थानीय निकाय लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। नगरपालिका पंचायतें, जिला परिषदें आदि लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। ये एक सीमा है, क्योंकि स्थानीय निकायों में भी बहुत भ्रष्टाचार होता है। जल आपूर्ति योजनाओं में, सड़क निर्माण में और स्कूल निर्माण में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन लोकपाल इसका संज्ञान नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत की प्रक्रिया भी बहुत पारदर्शी नहीं है। प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत पर जांच के निर्णय में लोकपाल के सभी सदस्य नहीं होते, बल्कि केवल 3 सदस्य होते हैं। अगर यह 3 सदस्यों की बेंच प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत को खारिज कर देती है, तो उस निर्णय का कोई रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं किया जाता। यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही सार्वजनिक नहीं होती। यह बहुत पारदर्शिता की कमी है। लोकपाल को कोई संवैधानिक समर्थन नहीं है। लोकपाल एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। संविधान में लोकपाल का कोई प्रावधान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि संसद किसी भी समय लोकपाल की शक्तियों को कम कर सकती है या इसे समाप्त भी कर सकती है। अगर लोकपाल का संवैधानिक दर्जा होता, तो यह अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित होता। लोकपाल के निर्णयों के खिलाफ अपील की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अगर लोकपाल किसी को दोषी पाता है, तो आरोपी के पास अपील करने के विकल्प सीमित हैं। यह भी एक कमजोरी है। लोकपाल के कार्य क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण मामले नहीं आते। उदाहरण के लिए, सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें लोकपाल में नहीं की जा सकती। ये मामले सशस्त्र बलों के अपने कानूनों के तहत आते हैं, लेकिन सशस्त्र बलों में भी भ्रष्टाचार होता है।
हथियार खरीद में, रक्षा ठेकों में और सैनिकों के भोजन आदि में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन यह लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रधानमंत्री के कुछ विषयों में भी लोकपाल की जांच नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के विषयों में प्रधानमंत्री को लोकपाल की निगरानी से मुक्ति दी गई है। यह विषय राष्ट्रीय हित से जुड़े हैं, इसलिए यह प्रावधान बनाया गया। लेकिन इसका अर्थ यह है कि इन विषयों में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार कर सकता है और लोकपाल कुछ नहीं कर सकता। लोकपाल की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और बाध्यकारी नहीं हैं। लोकपाल किसी को सजा नहीं दे सकता, वह केवल जांच करके सिफारिशें कर सकता है। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसकी सिफारिशों को नहीं मानती है, तो लोकपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। कई बार सरकार लोकपाल की सिफारिशों को नजरअंदाज कर देती है। लोकपाल की कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता के लिए अनेक सुधार की आवश्यकता है। पहला यह कि लोकपाल को स्वप्रेरणा से जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरा यह कि लोकपाल को अधिक संसाधन और कर्मचारी दिए जाने चाहिए। तीसरा यह कि लोकपाल को अपनी स्वतंत्र जांच विंग बनाने की आजादी दी जानी चाहिए। चौथा यह कि लोकपाल की सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाई जानी चाहिए। पांचवां यह कि न्यायपालिका को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। छठा यह कि स्थानीय निकायों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। सातवां यह कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। और आठवां यह कि गुमनाम शिकायतों को स्वीकार करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सुधारों के अभाव में लोकपाल अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाएगा। ये केवल एक प्रतीकात्मक संस्था बनी रहेगी, जो भ्रष्टाचार से वास्तविक रूप से लड़ नहीं पाएगी। लोकपाल और लोक आयुक्त संस्थाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार और पहल आवश्यक हैं। इन सुधारों को लागू करने से ही ये संस्थाएं भारत में भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई को प्रभावी बना सकती हैं। आइए इन सुधारों और भविष्य की दिशा को विस्तार से समझते हैं। लोकपाल और लोकायुक्तों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुधार है संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। वर्तमान में लोकपाल एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। इसका अर्थ यह है कि संसद किसी भी समय इसे कमजोर कर सकती है या समाप्त भी कर सकती है। अगर लोकपाल को संविधान में जगह मिले तो वह अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित होगा। संविधान में एक नई धारा जोड़ी जा सकती है जो लोकपाल और लोक आयुक्तों को संवैधानिक दर्जा दे। यह सुधार भारत में आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि इससे ये संस्थाएं आजीवन सुरक्षा पाएंगी। दूसरा सुधार है लोकपाल की स्वप्रेरणा से जांच करने की शक्ति दी जाना। वर्तमान में लोकपाल को किसी भी शिकायत के बिना कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर लोकपाल को स्वयं से जांच करने की शक्ति दी जाए तो वह अधिक प्रभावी हो सकता है। स्वीडन के ओम्बुड्समैन के पास यह शक्ति है और वह इसका अच्छा उपयोग करता है। भारत के लोकपाल को भी यह शक्ति दी जानी चाहिए। अधिनियम में एक प्रावधान जोड़ा जा सकता है जो लोकपाल को स्वप्रेरणा से जांच करने की अनुमति दे। तीसरा सुधार है लोकपाल को न्यायपालिका पर अधिकार क्षेत्र देना। वर्तमान में न्यायपालिका लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन न्यायाधीशों में भी भ्रष्टाचार होता है। न्यायिक भ्रष्टाचार भारत में एक गंभीर समस्या है। कई मामलों में न्यायाधीशों पर रिश्वत लेने और पक्षपाती निर्णय देने का आरोप लगा है। लोकपाल को न्यायपालिका पर अधिकार क्षेत्र दिया जाना चाहिए ताकि न्यायिक भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित किया जा सके। हालांकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाई रखनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर कोई भी संस्था नहीं होना चाहिए। चौथा सुधार है लोकपाल को स्थानीय निकायों पर अधिकार क्षेत्र देना। वर्तमान में स्थानीय निकाय लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन स्थानीय निकायों में बहुत भ्रष्टाचार होता है। गांवों और शहरों में पंचायतें और नगरपालिकाएं जल योजनाओं, सड़क निर्माण में और स्कूल निर्माण में बहुत भ्रष्टाचार करती हैं। अधिनियम में एक संशोधन करके लोकपाल को स्थानीय निकायों पर अधिकार क्षेत्र दिया जा सकता है। पांचवां सुधार है लोकपाल की सिफारिशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना। वर्तमान में लोकपाल की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं।
अगर सरकार उसकी सिफारिशों को नहीं मानती है, तो लोकपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। अगर लोकपाल की सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाई जाएं, तो सरकार को उन्हें मानना पड़ेगा। यह सुधार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकपाल को वास्तविक शक्ति देगा। छठा सुधार है गुमनाम शिकायतों को स्वीकार करने की व्यवस्था करना। वर्तमान में गुमनाम शिकायतें स्वीकार नहीं की जाती, लेकिन बहुत से लोग डर के कारण अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते। गुमनाम शिकायत की व्यवस्था से ऐसे लोगों को भी शिकायत करने का साहस मिल सकता है। लोकपाल को गुमनाम शिकायतों की जांच करने की शक्ति दी जा सकती है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि झूठी गुमनाम शिकायतें रोकी जाएं। सातवां सुधार है 7 साल की समय सीमा को बढ़ाना या समाप्त करना। वर्तमान में किसी घटना के 7 साल बाद कोई शिकायत नहीं की जा सकती। यह एक बहुत कठोर सीमा है। कई बड़े भ्रष्टाचार के मामले 7 साल बाद सामने आते हैं। अधिनियम में संशोधन करके इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है या पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। अगर किसी कारण से शिकायत दर्ज नहीं की जा सकी है, तो बाद में भी दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आठवां सुधार है झूठी शिकायतों के लिए दंड को कम करना। वर्तमान में झूठी शिकायत के लिए बहुत कठोर दंड का प्रावधान है। यह दंड इतना कठोर है कि लोग सच्ची शिकायत करने में भी डरते हैं। दंड को कम किया जा सकता है ताकि लोग सच्ची शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित हों। नवां सुधार है लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना। वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। नियुक्ति समिति को अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जा सकता है। प्रतिष्ठित न्यायविद की परिभाषा को स्पष्ट किया जा सकता है। न्यायपालिका के सदस्य और न्यायविद को अधिक प्रभाव दिया जा सकता है ताकि राजनीतिक प्रभाव कम हो। 10वां सुधार है लोकपाल को अधिक संसाधन और कर्मचारी देना। वर्तमान में लोकपाल के पास पर्याप्त कर्मचारी और बजट नहीं है। इससे लोकपाल कुशलतापूर्वक काम नहीं कर पा रहा है। लोकपाल के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाना चाहिए। अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। 11वां सुधार है लोकायुक्तों के अधिकार क्षेत्र को एक समान बनाना। वर्तमान में सभी राज्यों में लोकायुक्तों के अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त के पास बहुत शक्तियां हैं, जबकि अन्य में कम। इस विविधता को समाप्त किया जा सकता है। संविधान में या अधिनियम में संशोधन करके सभी लोकायुक्तों को समान अधिकार क्षेत्र दिया जा सकता है। 12वां सुधार है जनता को लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में अधिक जानकारी देना। बहुत से लोग नहीं जानते कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या हैं और उन्हें कैसे संपर्क किया जाए। व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाए जाने चाहिए। स्कूलों में लोकपाल की जानकारी दी जानी चाहिए। मीडिया को लोकपाल के महत्वपूर्ण मामलों को कवर करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए। 13वां सुधार है सुशील अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाना। वर्तमान में ईमानदार अधिकारियों को अक्सर परेशान किया जाता है। अगर कोई अधिकारी लोकपाल में कोई शिकायत करता है, तो उसे अपने नियोजक द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है। ईमानदार अधिकारियों को अधिक कानूनी संरक्षण दिए जाने चाहिए। 14वां सुधार है व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा बढ़ाना। व्हिसलब्लोअर यानी जो लोग भ्रष्टाचार की खबर देते हैं, उन्हें बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ती है। उन्हें और अधिक कानूनी संरक्षण दिए जाने चाहिए। उनकी गोपनीयता को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जाना चाहिए। 15वां सुधार है लोकपाल के निर्णयों के खिलाफ अपील की व्यवस्था करना। वर्तमान में लोकपाल के निर्णयों के खिलाफ अपील की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एक अपील की कोर्ट स्थापित की जा सकती है, जहां लोकपाल के निर्णयों के खिलाफ अपील की जा सकती है। स्वीडन के ओम्बुड्समैन से सीखना भी महत्वपूर्ण है। स्वीडन का ओम्बुड्समैन 200 साल से भी अधिक समय से प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। वह पूरी तरह स्वतंत्र है। उसके पास व्यापक अधिकार क्षेत्र है। वह स्वयं से जांच कर सकता है और उसकी सिफारिशें बहुत सम्मानित होती हैं। भारत के लोकपाल को स्वीडिश मॉडल से सीखना चाहिए। लोकपाल की स्थापना के बाद से लेकर अब तक इसका प्रभाव सीमित रहा है। कई वर्षों के बाद भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। बहुत सी शिकायतें अभी भी लंबित हैं।
यह दर्शाता है कि लोकपाल को अभी बहुत विकास की आवश्यकता है, लेकिन सही सुधारों के साथ यह एक शक्तिशाली संस्था बन सकती है। लोकायुक्तों की स्थिति अलग-अलग है। कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश लोकायुक्त बहुत सक्रिय हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में लोकायुक्त कम प्रभावी हैं। इन राज्यों में लोकायुक्तों को अधिक संसाधन और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लोकपाल और लोकायुक्तों के कार्य में तकनीकी सुधार भी आवश्यक है। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा सकता है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी जा सकती है। दूरस्थ क्षेत्रों में शिकायत दर्ज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है। इससे लोकपाल सभी के लिए अधिक सुलभ हो जाएगा। नागरिकों की भागीदारी को भी बढ़ाया जा सकता है। नागरिकों को लोकपाल के निर्णयों में भाग लेने का अधिकार दिया जा सकता है। नागरिकों की प्रतिक्रिया मांगी जा सकती है। स्थानीय समुदायों से सुझाव लिए जा सकते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि लोकपाल और लोकायुक्त भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, लेकिन ये अभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंची हैं। सही सुधारों के साथ ये संस्थाएं भारत को एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ये राष्ट्रीय हित में है कि लोकपाल और लोकायुक्तों को मजबूत किया जाए और उन्हें उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्तियां दी जाएं। आप सुन रहे थे ई ऑडियो एफएम सीरीज का यह अध्याय, लोकपाल और लोकायुक्त। उम्मीद है कि आज की यह सरल और स्पष्ट व्याख्या आपको भारतीय राजनीति के इस महत्वपूर्ण विषय को समझने में मदद करेगी। भारतीय शासन, संविधान और विभिन्न संस्थाओं की हमारी आगे आने वाली ऑडियो कड़ियों से जुड़े रहें। और हाँ, हमारे चैनल पर प्राचीन भारत का इतिहास भी उपलब्ध है। उसे भी जरूर सुनें, क्योंकि वहां आप भारत की जड़ों, सभ्यताओं और सांस्कृतिक विकास को रोचक और सरल तरीके से समझ पाएंगे। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। ई ऑडियो एफएम सीरीज सुनते रहिए, सीखते रहिए।